एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी में। आज है 4 जनवरी और आज है संडे। ठीक है, तो आज जब संडे है तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है डाउन टू अर्थ रिपोर्ट को देखेंगे। मैं आज डाउन टू अर्थ रिपोर्ट पढ़ रहा था जो जनवरी के पहले 15 डेज़ की है। ये महीने में 2 बार आती है, 1 से 15 तारीख तक और एक 16 से 30 तारीख तक। मतलब एक महीने में 2 बार आती है ये मैगज़ीन, डाउन टू अर्थ मैगज़ीन। और इसमें जो मुद्दे होते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट होते हैं, किसके लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो आज है संडे की न्यूज़ेस भी हैं 1-2 और ज़्यादातर चीज़ें क्या है इसमें डाउन टू अर्थ की हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखो, ये टेलीग्राम ग्रुप है। आपको क्या करना है, यहाँ पर टारगेट यूकेपीएससी को सर्च करना है और आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, अपने को इनरोल कर लेना है। इनरोल मतलब जुड़ जाना है आपको। और यहाँ पर क्या होगा, आने वाले टाइम में हम बहुत सारी चीज़ों को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और ख़ासकर मेरा जो टारगेट है वो इन्फोग्राफी पे है। ठीक है, इन्फोग्राफी पे यहाँ पर एक नंबर के सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और जब 100 लोग हो जाएंगे तो तब हम इसको शुरू कर देंगे। और ये कमेंडेबल वर्क है जो ये 2 लोगों का है, बहुत ही शानदार मुझे इनका इनिशिएट हमेशा से लगता है। और ये 2 लोग हर वीडियो के कमेंट में कमेंट करते हैं। इससे पता चलता है कि ये लोग कितने सिंसियर हैं। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एटलीस्ट मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस का मतलब थोड़ा मेरी लाज रख लेते हैं, मैं ये कहूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सबसे पहले हम यस्टरडे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जो पहला, हाल ही में विमोचित पुस्तक अलकनंदा श्रुत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये लिखा किसने था, इसकी लेखिका अर्चना पैन्यूली थी और ये वे डेनमार्क में रहने वाली प्रवासी साहित्यकार है। तो ये इसका क्या है, सही आंसर है, ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया WPSI और जो अपना NTC है द्वारा जारी 2025 के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में शिकारियों द्वारा मारे गए बाघों की संख्या 2 गुनी हो गई। ये बिल्कुल सही है। और बाघों की मृत्यु सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में देखने को मिली, तो ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो बाघों की मृत्यु है वो मध्य प्रदेश में, MP में है। ठीक है, तो इसका आंसर एक सही है, लेकिन दूसरा क्या है, गलत है। तो इसका आंसर D हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा जो क्वेश्चन था, हाल ही में कुमाऊं विश्वविद्यालय के शोध अनुसार लैंटेना झाड़ी हिमालय के किस ऊंचाई वर्ग तक अपनी पहुंच बना चुकी है। तो 2000 मीटर तक ये पहुंच बना चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर C होगा। फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 38(7) के अनुसार यदि शिकायत में वस्तुओं के विश्लेषण या प्रयोगशाला परीक्षण की आवश्यकता नहीं है तो मामले का निपटान कितने समय में हो जाना चाहिए। तो 3 माह के अंतर्गत हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा C। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, कि भारतीयों द्वारा व्यक्तिगत लोन लेने के उद्देश्य में क्या प्रमुख बदलाव देखने को मिल रखा है। तो ये है कि आपात स्थिति की जगह अब जीवन शैली मतलब लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, EMIs पे चीज़ें ले रहे हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं उत्तराखंड की कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है माल्टा मिशन। ये आपके प्री और GS पेपर 5 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माल्टा मिशन, सरकार ने एप्पल मिशन और कीवी मिशन की तर्ज पर माल्टा मिशन शुरू करने की घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट है। माल्टा महोत्सव का स्थान कहाँ है, देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित सर्किट हाउस में इसको आयोजित किया गया है। ठीक है, फिर इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है, इस महोत्सव की थीम है घाम तापो नींबू साणो, मतलब घाम तापो और नींबू खटाई बनाओ। यह एक पहाड़ी संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है। भविष्य की योजना क्या है, तो सरकार माल्टा महोत्सव को दिल्ली में भी आयोजित करने जा रही है। सम्मान क्या है, तो 14 लोगों को इसके लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान मिला है। ठीक है, और 11 जिलों ने इसमें क्या करी थी, पार्टिसिपेशन करी थी। ठीक है, मेंस में कहाँ पर आप इसको कोड करेंगे, तो GS पेपर 5 में इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर और माइग्रेशन में इसको आप जोड़ सकते हैं। तो कृषि और बागवानी, उत्तराखंड में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयास बता सकते हैं आप। तो आप वहाँ पर किसका उल्लेख कर सकते हैं, माल्टा मिशन का उल्लेख कर सकते हैं। इनमें कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज की चेन बनाने और ब्रांडिंग पर जोर दिया जा रहा है, जो कि कृषि विपणन मतलब जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का हिस्सा है। यहाँ पर भी आप इसको कोड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जो किसान हैं उनकी क्या होगी, आमदनी बढ़ेगी। GS पेपर 5 से पूरा रिलेट करता है। ठीक है, फिर पलायन रोकने के लिए युवाओं को गाँव में रोजगार देने में ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और ग्रामीण आर्थिकी मतलब रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए पॉइंट आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है। फिर महिला सशक्तिकरण में क्या है, जो जो हमारे SHG हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो यहाँ पर जो नींबू में यूज़ होने वाली खटाई है इसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं और इसे क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इससे इनकी क्या होगी, आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो ये आपके लिए MCQ है, आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिर डाउन टू अर्थ पे आते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी डाउन टू अर्थ में। तो डाउन टू अर्थ में क्या इंपॉर्टेंट था, तो देहरादून की बदलती पारिस्थितिकी। देहरादून में 16 सितंबर 2025 को सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने की घटना ने मौसमी नदियों में बाढ़ ला दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी बताया गया है कि थोड़े थोड़े टाइम बाद जो नदियों की स्थिति है वो अब क्या किस में चेंज होने वाली है, नाले में चेंज होती जा रही है। जैसे अपनी रिस्वना नदी है और जो बिंदाल नदी है देहरादून में बहने वाली, ये जो दोनों नदियां हैं अब ये नालों में क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अनिल अग्रवाल ने कुछ इसमें टर्म्स का यूज़ किया है जो हमारे पेपर में, आप इन टर्म्स का अगर यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं। जैसे अनिल अग्रवाल ने पारिस्थितिकी गरीबी सिद्धांत पत्रिका के इस संस्थापक अनिल अग्रवाल ने तर्क दिया है कि उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की समस्या आर्थिक गरीबी नहीं है बल्कि पारिस्थितिकी गरीबी है। तो पारिस्थितिकी गरीबी क्या होती है, देखो इसकी परिभाषा देखो आप। पारिस्थितिकी गरीबी का अर्थ होता है लोगों के पास अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों जैसे जंगल, मिट्टी, पानी, जैव विविधता की कमी होने लगी है। आमतौर पर गरीबी को पैसों की कमी आर्थिक गरीबी के रूप में देखा जाता है, लेकिन इन्होंने तर्क दिया है कि जो उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में लोग गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, बल्कि इसलिए गरीब हैं क्योंकि उनका प्राकृतिक आधार नष्ट हो गया है या वे इसका सही प्रबंधन नहीं कर पा रहे। देखो उत्तराखंड की आधी से ज़्यादा जो रोजगार है ना, वो किससे जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जब लोगों को इस आधार पर ही नुकसान होगा तो वो क्या हो जाएंगे, आर्थिक रूप से ऑटोमेटिकली गरीब हो जाएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म लगा मुझे ये, इसका आप यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं, एग्जाम में कर सकते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है ये, तो संसाधन ही असली धन है। इन राज्यों के ग्रामीण लोग सीधे तौर पर कृषि, पशुपालन और वानिकी पर निर्भर होते हैं। अगर जंगल कटेंगे या मिट्टी खराब होगी तो उनकी आजीविका खत्म हो जाएगी और इसकी आजीविका पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये है सही प्रबंधन की कमी। इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है और ये जैव विविधता से समृद्ध है, फिर भी यहाँ खेती खराब स्थिति में है। इसका कारण यह है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन स्थानीय लोगों के हाथों में नहीं है बल्कि ठेकेदार और सरकारों के पास है, जो इसका केवल क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, मतलब दोहन कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको कोड कर सकते हैं इन्हीं के नाम से पेपर में। ठीक है, समाधान क्या है, तो इन्होंने अपनी तरफ से समाधान भी दिए हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या समाधान है, पहले कि राज्यों के मुख्यमंत्री को खुद ही इसका क्या बन जाना चाहिए, CEO बन जाना चाहिए। ठीक है, ताकि इनकी जवाबदेही क्या हो, सुनिश्चित हो। हम इथिक्स में पढ़ते हैं एक शब्द जवाबदेही। ठीक है, तो जैसे ही हम CM को क्या बना देंगे, यहाँ पर CEO बना देंगे तो उनकी जवाबदेही और ज़्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर विकास का मॉडल सड़कें और खदानें नहीं बल्कि मिट्टी, पानी और जंगल का पुनर्जीवन होना है। देखो एक कोड याद आता है मुझे कि मिट्टी, पानी और बयार, जिंदगी के ये आधार। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर सड़कें और खदानों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, मिट्टी और पानी और जंगलों को क्या करना, बचाना। स्थानीय लोगों को जंगलों के प्रबंधन में शामिल करना चाहिए ताकि वे इन्हें क्या कर पाएँ, समझ पाएँ और इनकी ओनरशिप खुद करें। ठीक है, और ये होता भी है, मतलब आमतौर पर मैंने ये देखा है कि लोग भावनात्मक तौर पे जंगलों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसके तो उत्तराखंड में भर भर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, पर ये जो सुझाव हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है और शायद इन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ के एस्पेक्ट्स में ये वाला एग्जाम्पल दिया, लेकिन ये उत्तराखंड में ये लोग पहले ही यहाँ पर इन चीज़ों से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फिर इको एंग्जाइटी, ये शब्द ये भी था, इको एंग्जाइटी। तो ये क्या होती है इको एंग्जाइटी, यह पर्यावरणीय गिरावट और जलवायु परिवर्तन के से उत्पन्न खतरों के प्रति एक नकारात्मक भावनात्मक प्रक्रिया है। इसे अक्सर क्लाइमेट ग्रीफ या जलवायु को लेकर होने वाला दुख भी कहा जाता है। तो क्या हो रहा है इसमें, क्या है, तो युवा पीढ़ी का पर क्या असर पड़ा, तो 21वीं सदी की पहली पीढ़ी जो अभी 16 से 25 वर्ष में है ने कभी भी क्या नहीं देखा, सामान्य जलवायु का अनुभव नहीं किया। वे या तो भीषण गर्मी लेते हैं या बाढ़ देखते हैं या तूफानों के बीच बड़े हुए हैं। तो उन लोगों ने क्या नहीं देखा, एक सामान्य क्लाइमेट नहीं देखा है। इससे क्या होता है कि उनको हमेशा डर लगा रहता है, किस चीज़ का, लगभग 94% युवा जलवायु परिवर्तन के कारण अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्हें डर है कि भविष्य में अधिक बीमारियां फैलेंगी, पानी की कमी होगी और भोजन का क्या होगा, संकट पैदा होगा। तो ये वर्तमान
पीढ़ी की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि लगातार पेड़ों को लगाएं, लगातार पानी को स्वच्छ रखें, ठीक है। ऐसा कंस्ट्रक्शन कहीं ना करें जहाँ से क्या हो, पर्यावरण को नुकसान हो। और एक नैतिक जिम्मेदारी आपकी भी है कि मैं लगातार आपके लिए क्या बना रहा हूँ, लेक्चर्स बना रहा हूँ, लगातार उनको इंटरलिंक कर रहा हूँ, लगातार आपको डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बनाने जा रहा हूँ आपके लिए सारे लेक्चर। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें, ठीक है। ये है। तो इसके क्या लक्षण होते हैं, तो इसमें क्या होती है, एंग्जाइटी होती है, बेचैनी होती है। तो 57% लोगों को इस बात की बेचैनी होती है। असहायता मतलब हेल्पलेसनेस कितने परसेंट लोगों को होती है, 54% लोगों को होती है। डर और दुख 43% लोगों को होता है। और गुस्सा और धोखा, युवाओं को लगता है कि सरकारों ने ठोस कदम न उठाकर उन्हें क्या दिया है, धोखा दिया है। किस मामले में, तो जो ये इको एंग्जाइटी है इस मामले में, ठीक है। मतलब युवाओं को लगातार क्या लगता है, डर लगता है। किस मामले में, कि उनको क्या नहीं मिलेगा, उनको क्या नहीं मिलेगा, शुद्ध जलवायु नहीं मिलेगी, ठीक है। जलवायु परिवर्तन इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य शब्द भी है, जैसे क्या यहाँ पर दिया था, इकोलॉजिकल गिल्ट। तो इसका अर्थ होता है पर्यावरण अपराध बोध। जब कोई व्यक्ति अपनी आरामदायक जीवन शैली जैसे कार या एसी का उपयोग करे के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में सोचकर दोषी महसूस करते हैं ये लोग खुद को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इकोलॉजिकल गिल्ट आपको समझ आ गया होगा ना, कि हमारे द्वारा किए गए काम जो कि क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल गिल्ट कहते हैं। फिर इको पैरालिसिस क्या होता है, यह एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति समस्याओं जैसे आपदाओं की बढ़ती समस्या को देखकर इतना शून्य या असहाय महसूस करता है कि वह कुछ भी कर पाने में असमर्थ हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, इको पैरालिसिस कहते हैं। तो ये भी एक दो ये टर्म्स हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं कि अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या यह बीमारी है, तो एक विशेषज्ञ हैं कैरोलिन हैकमैन, ठीक है। इनका कहना है कि यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि सरकारों द्वारा जलवायु परिवर्तन या पर्याप्त कार्रवाई न किए जाने पर के प्रति एक तार्किक प्रतिक्रिया है। मतलब एक रैशनल रिएक्शन है लोगों का, ठीक है, युवाओं का, जो 16 से 25 साल के बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटा थनबर्ग का नाम मुझे हमेशा याद आता है, जिन्होंने पर्यावरण सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक यातनाएं भी झेली हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, आप इनको ज़रूर से याद रखें और क्या करें, अपने आंसर राइटिंग में करें। फिर बेनोफी लेदर क्या होता है, तो जिनाली मोदी एक व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या करा है कि केले के कचरे से वीगन लेदर बनाया है। इसके लिए उनको यूएनईपी द्वारा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनईपी द्वारा यंग चैंपियन ऑफ अर्थ का क्या किया गया है, इनको चुना गया है इसके लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर चेतन सिंह सोलंकी, इनको क्या कहते हैं, सोलर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, किनको, चेतन सिंह सोलंकी को कहते हैं। यह सौर ऊर्जा के प्रोफेसर के रूप में भी जाना जाता है इनको। ये एनर्जी स्वराज यात्रा चला रहे हैं और पिछले 5 वर्षों से एक सोलर बस में रह रहे हैं। इनका नया आंदोलन क्या है, फाइनाइट अर्थ मूवमेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों ही क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री एज वेल एज मीन्स, ठीक है। आप इनका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, इनको ज़रूर याद रखें, ठीक है। फिर कल क्या हुआ है कि वेनेजुएला पे अमेरिका ने फिर से हमला कर दिया है, फिर से नहीं मतलब हमला कर दिया है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हम इसको मैपिंग न्यूज़ में पहले ही कर चुके हैं। जो भी डेली न्यूज़ एनालिसिस नहीं देखते, मैं आपको बता दूं कि डेली न्यूज़ एनालिसिस इज़ अ बैकबोन ऑफ योर एग्जामिनेशन। आपको क्या करना चाहिए, डेली न्यूज़ एनालिसिस को आपको रोज़ फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एक ट्रेडिशन के जैसे आप सुबह पूजा करते हैं ना, वैसे ही आपको डेली न्यूज़ एनालिसिस को भी क्या करना चाहिए, रोज़ देखना चाहिए, ठीक है। उसमें हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चा तेल भंडार है, जो कि लगभग 303 अरब बैरल है वो, या सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा है। ओरिनोको बेल्ट, देखो ये पेपर में आ सकता है कि ओरिनोको बेल्ट का संबंध किस देश से है। जैसे भारत में बॉम्बे हाई है, वैसे ही वेनेजुएला में क्या है, ओरिनोको बेल्ट, जहाँ यह तेल पाया जाता है। तेल की प्रकृति क्या है, तो यह तेल भारी और क्या है, खट्टा है। तो खट्टे से क्या मतलब है, यहाँ पर खट्टे से मतलब है यहाँ पर उस तेल में क्या है, सल्फर की मात्रा अधिक है। तो इससे क्या होता है, डीजल बनाने के लिए वो तेल उपयुक्त होता है जिसमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है। तो इसमें 2 विवादित क्षेत्र, जो इसके विवादित क्षेत्र हैं, जैसे गुयाना का और एस किबो क्षेत्र का जिक्र है, जो कि वेनेजुएला इन पे क्या करता है, अपना दावा करता है। तो ये क्षेत्र भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मुख्य परीक्षा में आप इसको कैसे कोड कर सकते हैं, तो जीएस पेपर
टू इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया के बाहर के देशों के साथ कैसा रिलेशन है। तो भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। भारत वेनेजुएला से सस्ता तेल खरीदता है। 2024 में करीब 2.54 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदा था। अगर वहाँ तनाव बढ़ता है या प्रतिबंध लगते हैं तो भारत को महंगे दाम पर दूसरे देशों से तेल खरीदना पड़ेगा, जिससे भारत का क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स में क्या है कि चीन और रूस का वेनेजुएला में भारी निवेश है। यहाँ अमेरिका और इन देशों के बीच शक्ति संतुलन का भी एक क्या है, बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो आप इसको कोड करके लिख सकते हैं अपने पेपर में। आने वाले पेपर में वेनेजुएला इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री आपके लिए। ठीक है, क्योंकि अब ये लगातार न्यूज़ में है। आपके लिए क्वेश्चन है एमसीक्यू, आप इसका कोई आंसर क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज के संडे न्यूज़ एनालिसिस में हमने डाउन टू अर्थ को देखा और आज की कुछ महत्वपूर्ण 2-3 न्यूज़ों को देखा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।